नमस्कार, मैं राजीव शर्मा अपनों की बात कार्यक्रम के इस 60वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं धनबाद जिले के एक सुदूर गांव में बैठा हूं और इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को देखता हूं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुशी होती है कि इस क्षेत्र में लखीकांत आदिवासी शैक्षणिक ट्रस्ट द्वारा एक आवासीय स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें क्लास पहली से लेकर के 10वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। 500 से अधिक बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस विद्यालय में पढ़ते हैं। साथ ही साथ 200 के आसपास बच्चे जो है यहाँ हॉस्टल में भी रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। और मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भविष्य का भारत यहाँ नजर आता है, और ये भविष्य का भारत जो है आने वाले समय में भी हम लोग को ऐसी ही प्रतिभाओं से परिचय कराएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ कई मेहमान शामिल हैं। सबसे पहले मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं श्री हेनूलाल हेम्ब्रम जी। मैं हेनूलाल हेम्ब्रम जी से आपका परिचय करा दूं। ये काफ़ी समय से स्कूल से जुड़े हुए हैं और छात्रों के भविष्य को संवारने का बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे बगल में बैठे हैं श्री शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी को किसी परिचय के मोहताज ये नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि शैलेंद्र जी ने एक बीड़ा उठाया आज के 30 वर्ष से अधिक पहले, मुझे लगता है कि 1983 में, शायद 30 वर्ष से भी अधिक हो गए, 35-40 साल के आसपास होने जा रहा है। और ये इनका एक सपना था कि आदिवासी क्षेत्रों में मैं काम करूं और यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन करूं, उनको सुविधाएं पहुंचाने में, उनको शिक्षा की सांस्कृतिक जो उनकी सोच है उनको लाने के लिए, जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, अच्छे से आगे गुणी हो सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत है पिछले 40 वर्षों से। मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं महेंद्र अग्रवाल जी। महेंद्र अग्रवाल जी को धनबाद परिचय का मोहताज नहीं है, हमेशा सकारात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ अभी यहाँ एक सृजन शोध संस्थान जिसमें नेचुरोपैथी सेंटर है, वो भी इसी कैंपस में चल रहा है, जिसके संस्थापक हैं। और मेरे और बाईं तरफ बैठे हैं प्रसून हेम्ब्रम जी हैं, जो इस स्कूल के सचिव हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर पाठक के साथ इस पूरी इंटरेक्शन को शुरू करता हूं। डॉक्टर पाठक इस इंटरेक्शन को सुन रहे होंगे। मैं डॉक्टर पाठक से, चूंकि ये लाइव बच्चों तक अभी नहीं जाएगा, लेकिन कल बच्चे जरूर देखेंगे ये, या आज 1 घंटे बाद जरूर देखेंगे। डॉक्टर पाठक, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो क्षेत्र सुदूर क्षेत्र है जहाँ सुविधाओं की कमी है, मैं आपको 2-3 बातें और आश्चर्यजनक बताऊं कि इस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं, संथाल के कई जिलों के बच्चे हैं, इवन पश्चिम बंगाल के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता है और ये धरा ऐसे प्रयोगों को खोज रही है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, जो भविष्य के भारत को, देश के गांव में भी जो बदलाव आने की संभावना बनती है, उसके भारत को बताएगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में मैं और कामों को भी देखता हूं, तो यहाँ पे आने वाले संस्थाओं के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे सृजन शोध संस्थान है, दिगंत पथ है जो काफी वर्षों से चल रहा है, सभी लोग ग्रामीणों के साथ जुड़ करके उनकी जीवन शैली कैसे बदले, उसमें क्या क्या बदलाव हो, उनका जीवन स्तर और कैसे सुधार हो, अपनी माटी को छोड़े बगैर ये प्रयास लगातार जारी है। डॉक्टर पाठक, मैं आपसे इस स्कूल के बारे में मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं और कैसे इसको देखते हैं कि क्या क्या और करने की आवश्यकता है। हम लोग जब चर्चा करेंगे तो बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों तक भी आपको बातों को पहुंचाएंगे। डॉक्टर पाठक। सबसे पहले तो सारे जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं उनको मेरा नमस्कार। और ये जो प्रश्न आपने पूछा है कि इस तरह के प्रयोग की जी बोलिए, आवश्यकता हमारे देश में क्यों है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हमारा जो देश है उसमें जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ तक जो अच्छे विद्यालय हैं उनकी पहुंच नहीं है। और जो सारे जिसको कहते हैं कि बड़े विद्यालय, जो ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो शहरों तक सीमित हैं। और ये हिंदुस्तान अजीब, मतलब जिसको कहा जाए कि 2 भागों में विभाजित हो गया है। एक वो मुझे लगता है 2-5% का हिंदुस्तान है जो शहरों तक सीमित है,
और दूसरा वो भी हिंदुस्तान है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है और वहां प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा को अवसर देने की कमी है। तो इस तरह के प्रयोग करने से वो अवसर इनको मिलेगा जो इन्हें इनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। अब दिक्कत ये है कि क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्वालिटी हम देने की कोशिश करते हैं उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि ये बच्चे जब वहां से पढ़ के बाहर निकलें तो जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनके साथ स्पर्धा में खड़े हो सके। क्योंकि देखिए अंततोगत्वा जो मार्केट है, जिसको हम मार्केट कहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव है। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में इनको भेजना चाहते हैं तो इनको उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो डिलीवरी का तौर तरीका है उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा और थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी और इसके अलावा वैज्ञानिक चेतना फैलाने में प्रयास करना पड़ेगा ताकि इनकी सोच में बदलाव लाए। देखिए ग्रामीण अंचल में प्रतिभा तो है लेकिन सोच को सही दिशा नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहां पर इतने विभिन्नताओं के मतलब अवसर नहीं मिलते और जो शहरी अंचल के स्कूल हैं वहां पर विविधताओं के अवसर मिलते हैं। तो वो एक आवश्यक चीज है जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए आजकल तो मुझे लगता है कि इतना ज्ञान, इतना अवसर उपलब्ध है कि यदि थोड़ा हम लोग प्रयास करें तो इन ग्रामीण अंचलों में भी अच्छे विद्यालय बनाए जा सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि बहुत पहले राजीव गांधी ने एक प्रयोग शुरू किया नवोदय विद्यालय का, और हम देख रहे हैं कि ये ग्रामीण अंचल के बच्चे आईआईटी की परीक्षाओं में बहुत बढ़िया सफलता पा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी क्या है? उनको उचित अवसर देने की और उनको सही गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की। शिक्षा का मतलब केवल जो 3 R's वाली बात है वो नहीं है। तो थोड़ा हुनर, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा वैज्ञानिक चेतना, ये बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा जो ग्रामीण अंचल है, खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में जिसकी और भी आवश्यकता है, जहां आज भी लोग समझिए कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में वो डायन, बिसाही और सांप को काटने पर ओझा और गुणी खोजते हैं। तो ये चीजें बदलनी चाहिए। आज भी लोग भाषा के सवाल पर लड़ाई करते हैं, ये सब बेकार की बात है। इससे अवसर नहीं मिलता है। अवसर तो प्रतिभा को निखारने से ही मिलेगा। जी जी। तो बच्चों के नाम आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं कैमरे को बच्चों की तरफ मोड़ रहा हूं, आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चे लोग आपको देख पा रहे हैं, तो बच्चों को जो संदेश देना है आप देंगे तो बच्चे इसको सुनेंगे, समझेंगे। जी। मैं बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई भी अवसर ना चूकें, और ज्ञान उपलब्ध है। आज की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि उनको शहर आने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, देखिए आज हमारे जैसे लोगों की बातचीत हो रही है उनसे, तो ये अवसर है, इसका पूरा लाभ उठाना है। और मैं सोचता हूं कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और भी समृद्ध होगी और भी मजबूत होगी, तो जो दुनिया के बेस्ट विश्वविद्यालय हैं, बेस्ट शिक्षण संस्थान हैं, वहां तक इनकी पहुंच हो सकती है। उस पहुंच को मेंटेन करवाना वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर हम देखिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान तो मतलब एक किस्म का व्यक्तित्व परिवर्तन का माध्यम है। तो व्यक्तित्व परिवर्तन का ये माध्यम अब केवल शहरों में सीमित नहीं रहेगा। अगर टेक्नोलॉजी वहां हम पहुंचा देंगे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये बच्चे जो आजकल के जो अभिजात स्कूल्स हैं उनसे कंपटीशन में बिल्कुल मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिभा की कमी नहीं है। जी। कमी मैं अवसर अभी की एक है, पिक्चर कमी मैं अभी एक पिक्चर देख रहा था। मैं अभी एक पिक्चर देख रहा था, रॉकेट बॉयज, जिसमें डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे लोग भी थे। तो साथ ही साथ वहां पे ट्रेनिंग लेते दिखे मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी।
एपीजे अब्दुल कलाम एकदम गांव से आए थे और उन्होंने जो देश को दिया है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर पाठक, मैं मेरे अगले मेहमान के पास आता हूँ। थोड़ा सा हम लोग को टेक्नोलॉजिकल लिंच रहेगा, थोड़ी परेशानी रहेगी इसमें, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे सारी बातों तक आप तक पहुंचाए और बच्चों तक पहुंचाए। मैं सबसे पहले इनके सेलन जी के पास लेके आता हूँ। सेलन जी कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बोलेंगे। सेलन, सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं पाठक जी का, जिनसे हम लोग सीखते रहे हैं। डॉक्टर पाठक धनबाद में सब लोग जानते हैं, इनके लेखों को पढ़ते हैं, इनके विचारों को जानते हैं। आईआईटी धनबाद जो ISM कहते हैं, वहाँ से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक के रूप में और एक शिक्षाविद के रूप में। और राजीव जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि आज यहाँ पहुंचकर हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको एक नए लोगों से जोड़ने के लिए, नए टेक्नोलॉजी का संदेश लेकर आए हैं। और हमको लगता है कि आज का ये समय, आज का जो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, ये जो अवसर है, वो इस विद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये संथालों के बच्चे हैं, संथाल ट्राइब्स। और पिछले 30-35 वर्षों से मैं इनके बीच जो रह करके जो इनके संस्कृति को जान सके एक विद्यार्थी के रूप में, तो उसमें से 4-5 बातें हमें समझ में आई कि एक तो संथालों की संस्कृति में पहली तो है सत्य। अभी भी इतने प्रदूषण के दौर में भी सत्यता का बोध इनके साथ रहने पर होता है, किसी को भी होगा। झूठ बोलने के बाद इनके बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मतलब कि अगर झूठ बोलते भी हैं तो उस प्रकार से फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि एक और जगहों पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरी बात है सादगी, सत्य के साथ सादगी। फिर उसके बाद सहनशीलता। प्रकृति के ऐसे परिवेश में रहने पर तो सहनशीलता ऐसे ही आती है, और इस संस्कृति में हमने ये देखा है कि सत्य, सादगी, सहनशीलता के साथ साथ सहकारिता का भाव। यहाँ जो ये विद्यालय बना है, उन दिनों को भी याद कर रहे हैं जब मुखिया जी ने ये जमीन हम लोगों को दी थी और हम लोग सोचे थे कि कैसे इसका निर्माण करेंगे। तब न कोई साधन था, न कोई संपर्क था, और न यहाँ पहुँचने का ये आसान रास्ता था। बहुत कठिनाइयों से भरा था, लगभग 2 घंटे धनबाद से आने में लगते थे। तब ये जंगल था और बड़ा कुख्यात था ये क्षेत्र, ये जगह। तो हम लोगों ने एक सोचा, विचारा, और तब देखे कि हम लोगों को मिल करके एक श्रमदान जग करना चाहिए। और तभी हमको समझ में आया कि साथ मिलकर काम करने का और विपरीत परिस्थितियों में भी लंबे समय तक काम करने का अगर कोई सांस्कृतिक चेतना है तो वो संथालों के बीच में हम पाते हैं। तो सत्य, सादगी, सहनशीलता, सहकारिता और स्वाभिमान। आप हम सब अनुभव करते हैं कि संथालों को कहीं भीख मांगते हम नहीं देखते, कष्ट सहते देखते हैं, परिश्रम करते देखते हैं, लेकिन कहीं किसी से भीख मांगते हम लोग नहीं देखते। तो ये जो स्वाभिमान की चेतना है और ये जो पंच तत्व हैं, उसी को आधार बना करके इस विद्यालय की स्थापना हम लोगों ने 95 में की थी। और आज यहाँ समाज के सहयोग से, क्योंकि सरकार में आज तक सरकार से इसमें कोई सहयोग यहाँ नहीं लिया गया है, जो भी संसाधन यहाँ निर्मित है वो समाज के द्वारा है। और विगत 4-5 वर्षों में समाज के लोगों ने यहाँ एक कायाकल्प करके बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा कर दिया है। विद्यालय के भवन भी बन गए हैं, अच्छे ढंग के बन गए हैं, और शहर में भी जो बहुत से विद्यालय हैं उससे भी अच्छे बन गए हैं। और ये सपना हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर में आ गया है कि इसको एक क्वालिटी एजुकेशन का, गुणवत्तापूर्ण संस्कार युक्त शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। एक ऐसा केंद्र जो एक लैंप पोस्ट की तरह से काम करे। यहाँ की पूरी चेतना जो है पूरे संथाल परगना में जाए। धनबाद जिला के साथ साथ गिरिडीह और संथाल परगना के इन 8 जिलों में ये चेतना यहाँ से हम सब सामूहिक प्रयास से इसको फैला सकते हैं। इसकी पूरी संभावना आज के दिन यहाँ संसाधनों के साथ पैदा है। अब बहुत से लोगों के मानस में ये सपना भी हुआ है कि यहाँ हम लोग करें। अभी गत दिनों ISM के प्रोफेसर मिश्रा जी आए थे महेंद्र जी के साथ, और उनके साथ बात हुई। यहाँ की एक बच्ची है रबिका, वो मनियाडी की है। उसकी एक कविता
उसने एक कविता लिखी, उसको वो देखे, उससे बात किए, आज हम लोग बात करेंगे उससे भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस सपने का और विस्तार हो, और आप जैसे और लोगों का, राजीव जी से ये कि समाज के जितने प्रबुद्ध लोग हैं उनका बीच बीच में आना, ये इंटरेक्शन का ये जो कार्यक्रम है वो और आगे भी बढ़े, ये शुभकामना भी हमारी है और ये अपेक्षा भी हमारी है। और हम फिर से एक बार आपको नमन करते हैं और फिर से एक बार राजीव जी के इस प्रयास को भी नमन करते हैं। ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं और इस चर्चा में और लोगों को जोड़ूं, उसके पहले मैं छात्रों के साथ कुछ इंटरेक्ट करना चाहता हूं। जब तक छात्र अपनी बातों को नहीं बताएंगे, अपनी समस्याओं को नहीं समझाएंगे, तब तक हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि उनके मन में क्या। उसके बावजूद भी मेरे मन में 2-3 प्रश्न हैं डॉक्टर पाठक, जिसपे धनबाद के शिक्षा जगत को विचार करने की आवश्यकता है। जो आप जैसे प्रोफेसर हैं, आप जैसे टीचर्स हैं, जिन्होंने टीचर्स पैदा किए, एक तरह से देखा जाए, जिन्होंने बड़े बड़े IAS अधिकारी आपके अंडर में निकल के गए हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, कोई टीचर है, कुछ और, मतलब अलग अलग जगह पे लोग अपने ऊंचे स्थान पे विराजमान है। तो मैं आज बच्चों से चर्चा कर रहा हूँ, बच्चों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। उधर से बच्चे एक एक करके जुड़ेंगे, मैं उन बच्चों को बुलाऊंगा और जो बच्चे पहले आना चाहे आए और अपनी बातों को रखें, अपनी बात को बताएं। आओ बच्चों, कुछ नहीं बोलना, अपने बारे में बोलना, आ जाओ। अब उस समय बात हुई, नाम, कहाँ से आई हो, क्या है, यहाँ क्या अनुभव हो रहा है विद्यालय के बारे में, और अपने जीवन के मिशन के बारे में, और समाज के प्रति आपकी जो सोच है उसके बारे में ही रखना। मेरा नाम रविका बास्की है, मैं वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। मैं धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड से हूँ, गांव का नाम बरियारपुर है। मेरे पिता का नाम बसंत कुमार बास्की, जो एक PDS मेंबर है। मैं यहाँ पिछले 8 साल से हूँ, तो जब मैं 8 साल की थी तब से, और यहाँ पर रहकर इतने दिनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनसे भी कुछ नए सीखने को मिला। ठीक है, और बोलो, अपने घर के बारे में बताओ, कहाँ से, किस तरह से आपके परिवार में जीवन यापन करते हैं, कैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए, क्या क्या हुआ, क्या कठिनाई है, और यहाँ पे वो सारी बातों बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है जी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और किताबी ज्ञान के अलावा बहुत सारी शिक्षा भी मिलती है, जैसे कि सिला सेंटर भी है, उसके अलावा और कंप्यूटर भी है। फिलहाल अभी खराब होने के कारण उनकी जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पाठक, आप देख रहे थे कि एक बच्ची ने अपनी बातों को रखा है, और मकसद ये रहा कि वो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पे पढ़ रही है, और आप समझ सकते हैं कि बच्चों को आवश्यकता क्या है। यहाँ 2 पहलू मुझे नजर आए जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एक तो जो शिक्षण संस्थानों में जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है। बच्चे हिचकते हैं तो कहीं ना कहीं तकनीक से दूर है, उसका भी एक कारण है। दूसरा बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है कि बच्चों के अंदर में अभी तक ये भाव निकालने की जरूरत है कि वो गांव में पढ़ते हैं, जबकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि हमेशा बड़ी जगह पहुंचने वाला देश के प्रधानमंत्री भी गांव से निकल के ही आज देश के प्रधानमंत्री बने। ये समझने की चीजें हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी गांव के ही थे। बहुत सारी बातें समझने की जरूरत है कि गांव क्या कर सकता है। डॉक्टर पाठक, आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसमें एक संशोधन मैं करूंगा कि मतलब आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हुनरमंद करना जरूरी है। गांव से शहर से मतलब नहीं है, शहर से भी बहुत से फेलियर्स होते हैं, गांव से भी बहुत से सक्सेस होते हैं। तो वो सक्सेस और फेलियर को मतलब जनरलाइज करने की अपेक्षा मुझे लगता है कि बच्चों को अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और उसका केवल एक ही रास्ता है कि अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाएं, अपनी जो भावनात्मक क्षमता है उसको बढ़ाएं, अपनी जो नैतिकता की क्षमता है उसको बढ़ाएं, अपना जो मनोबल है उसको बढ़ाएं। और ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज से बन सकती हैं, वो है ज्ञान के प्रति उनकी भूख। वो भूख बढ़ानी होगी, और केवल स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उससे मतलब नहीं है।
उसके अलावा भी जब भी कोई अवसर मिले इनको वहां तक पहुंचना है ज्ञान का जहां भी सोर्स है। तो जैसा कि उस बच्ची का मैंने देखा कि वो मतलब हिचकिचा रही थी बोलने में और आत्मविश्वास थोड़ा सा कम था। ये आत्मविश्वास इनमें पैदा करना है, इनमें हुनर है, इनमें कला है, इनमें बुद्धि है, इनमें ज्ञान है, लेकिन इनकी जो व्यक्तित्व की जो मतलब इनका जो व्यक्तित्व है उसको निखारने की आवश्यकता है और उसके लिए इनको इंटरैक्ट कराना होगा, इनको अंतरक्रिया करानी होगी विभिन्न तबके के लोगों से इनको, ताकि ये लगे। देखिए अभी एक्सपोजर का जो एक पहले कहते थे एक्सपोजर का लिमिटेशन था, आज एक्सपोजर का लिमिटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर टेक्नोलॉजी पाठक, मैं एक बात बताऊं कि दुनिया इन के बच्चों के साथ मैं आपकी बात को 1 मिनट रोक रहा हूँ। इन बच्चों के साथ तो एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोग धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं, विभिन्न विधाओं के लोग आते हैं और उनसे इनका लगातार इंटरेक्शन होता है। तो आप जो इंटरेक्शन वाली बात जो कर रहे थे, वो तो इंटरेक्शन तो इनका रेगुलर है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दिखा इनको नहीं ना, उसका असर जी तो जी दिखा नहीं। जी तो वही यानी थोड़ी सघनता की आवश्यकता है, थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा और करना पड़ेगा जी। मैं इधर से एक बच्चे को बुलाता हूँ, थोड़ा और करना पड़ेगा। बच्चे आओ इधर, एक जन आ जाओ, अपनी बातों को रखो आओ। स्कूल में एक बात बोली जाती थी, आगे बैठने वाला बच्चा जल्दी फंसता है, तो फंसने उसने वाली बात नहीं है, खुल के बात करने की। खुल बोलो बच्चे। मेरा नाम भीमा सोरेन है, मैं गबला से हूँ और मेरे पिताजी का नाम बैद्यनाथ सोरेन है और मेरे माताजी का नाम सुखोदी सोरेन है। और बताओ, अपने बारे में बताओ, पिताजी क्या करते हैं? और मेरे पिताजी धनबाद में काम करते हैं और मेरे माताजी हाउस वाइफ है। और जब मैं यहाँ आया तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, किताबी ज्ञान के अलावा और बहुत कुछ भी सीखने को हमें मिलता है यहाँ पर। इसलिए कुछ बताइए, कुछ बातें यहाँ से जो बातें सीखते हो बताइए। कैसा लगता है यहाँ का वातावरण और क्या सपना है वो भी बताइए, क्या करना चाहते हो? यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है और मुझे पढ़ लिख कर मुझे इंजीनियर बनना है और यहाँ पर भी सब कुछ हमें सही से मिल रहा है। ये जो चर्चा अभी जो इस बच्चे ने कही, डॉक्टर पाठक, ये बताता है कि बच्चों के अंदर में जो भाव है वो है कि मैं जिंदगी में कुछ लक्ष्य हासिल करूं। जैसे अभी बच्चे ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो जो इंजीनियर बनने की बात है, तो वो इंजीनियर बनने वाली जो सोच है वो तो बच्चों में आई है, वो इस स्कूल की उपलब्धि है और इस स्कूल के प्रबंधन की उपलब्धि है जी। हम लोग को। इन बच्चों को मैं और मेहमान के पास लेके आऊंगा, बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करूंगा। मैं महेंद्र जी के पास लेके आता हूं, जो इससे जुड़े हुए हैं, पूरी संस्थान से पहले से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ साथ इनकी जो प्रयास हैं वो काफी पॉजिटिव रहते हैं। तो महेंद्र जी। नमस्कार, आदरणीय पाठक जी का अभिवादन और मंचासीन सभी सदस्यों का अभिवादन। मैं आज से 15 वर्ष पहले इस विद्यालय में आया था और इस विद्यालय में आकर एक सकारात्मक ऊर्जा नजर आई। बच्चों से मिला, बच्चों के भीतर एक जज्बा था और उसी समय दिमाग में आया कि शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं पर्यावरण की दिशा में कुछ काम करना चाहिए। इस हेतु साधनों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पहले जो 2 ट्रस्ट चल रहे थे, लखीकांत आदिवासी ट्रस्ट एवं दिगंत परिवार ट्रस्ट के साथ साथ एक साझा प्रयास के तहत शहर के लोगों को जोड़कर सृजन शोध संस्थान नाम का एक संगठन बनाया गया और साधनों की जो भी आवश्यकता थी उसको पूर्ति करने का प्रयास किया गया। अभी विद्यालय में 500 बच्चे हैं, 200 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। आदरणीय शैलेंद्र जी की इस तपोभूमि में बच्चों को जो मुझे समझ में आता है
तराशने की आवश्यकता है, कहीं कहीं शिक्षकों को तराशने की आवश्यकता है। इनके भीतर प्रतिभा है, परंतु एक हिचक है, इस हिचक को तोड़ना होगा, जिससे कि जैसा कि आपने कहा कि वो कंपटीशन में जा सकें आगे अन्य बच्चों के साथ। अभी स्थिति ये है कि गांव का बच्चा शहर की तरफ दौड़ता है, शहर का बच्चा बड़े शहर की तरफ दौड़ता है और बड़े शहर का बच्चा विदेश की तरफ दौड़ता है। इस दौड़ भाग में सब नहीं सीख पाते, सब नहीं संभल पाते। हमें गांव के बच्चों को गांव में रोककर उन्हें तराशना होगा, और ये आप जैसे बुद्धिजीवियों के द्वारा ही संभव है। अगर देश के हर गांव तक बुद्धिजीवी वर्ग पहुंचे और उन्हें आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर उन्हें तलाशने का काम करे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम होगा। और जो प्रतिभाएं भाषा की दिक्कत के चलते, अपनी हिचक के चलते, आर्थिक अभाव के चलते, जो प्रतिभाएं जिन्हें देश के राष्ट्र के सेवाओं में बड़े बड़े काम करने चाहिए थे, वो उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं और इससे राष्ट्र का बड़ा नुकसान होता है। तो मैं इस मंच से समाज के सभी बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि आप आएं। आपने विधा पाई है, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो पूरे जहान को बदल सकता है। हमें गांव को चुनना होगा और उन गांवों पर नजर रखनी होगी, वहां के बच्चों पर नजर रखनी होगी, और हीरा तराशने के पहले पत्थर सा नजर आता है, तराशने के बाद ही वो हीरा होता है। इनके भीतर वो भाव है, वो प्रतिभा है, सिर्फ आप जैसे महानुभावों को तराशने की जरूरत है। अगर आप इन्हें तराश देंगे तो ये वाकई राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे लेते हुए स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो भी अपनी कुछ बातों को रखें कि बच्चों के साथ उनको क्या समस्या आ रही है, किस तरह से वो देखते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है। नमस्कार पाठक सर। नमस्कार। मैं जब 14 साल का था, धनबाद में जब साक्षरता का प्रोग्राम चल रहा था, उसी समय सिलंदर भैया से जुड़ करके मुझे प्रेरणा हुई और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हुई। तो जब हम 15 साल के हुए, उस समय 10th में पढ़ते थे, उस समय से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। मन में इच्छा है कुछ कर गुजरने की। समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, निर्धन वर्ग के बच्चे हैं, उनको देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे, आगे बढ़े, कुछ करे राष्ट्र के लिए। लेकिन जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम है एकलव्य माध्यमिक विद्यालय, तो हम एकलव्य की भावना के साथ जीते हैं। क्योंकि हम में जो भी है भावना है और भावना के साथ कार्य करते हैं। टेक्निकल पक्ष कुछ कम है, शायद इसलिए बच्चे झिझक रहे होंगे। अभी भैया महेंद्र भैया बता रहे थे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो इसको मैं महसूस करता हूँ। साथ ही समाज में, खासकर ग्रामीण समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है। बच्चे को शिक्षा के प्रति, जो गार्जियन को बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो उनमें भी जागरूकता हमें लाने की आवश्यकता है। बाकी ये दो चीज यदि हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से बच्चे निर्भीक होके आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। यहाँ से धन्यवाद। एक बात हम इस बीच में हेनोलाल जी की बात के सपोर्ट में एक बात कहना चाहेंगे, जो चर्चा में कल भी हम लोग कर रहे थे कि यहाँ के शिक्षक एकदम बिल्कुल जब से निर्माण कार्य चल रहा था, श्रमदान चल रहा था, उस समय से यहाँ जुड़े हुए। उनमें कुछ कर गुजरने की भावना तो है, लेकिन हम सब महसूस करते हैं कि उनको और स्किल्ड बनाने की जरूरत है। तो हम आपके माध्यम से समाज के प्रबुद्ध लोगों को ये अपील करते हैं उनसे कि ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जाए कि हमारे विद्यालय के शिक्षकों को पहले इन चीजों का प्रशिक्षण मिले और उनके माध्यम से ये बच्चों तक जाए, तो बच्चों तक वो ज्यादा बेहतर तरीका से पहुंचा सकेंगे।
इसलिए एक तो आज के दिन में हम लोग को ये कार्यक्रम बनाना चाहिए आज के इस अवसर पर कि समाज के आप जैसे लोग, आप जैसे अनुभवी लोग, आप जैसे जज्बा वाले लोग, ज्ञानी लोग यहाँ आवे और सबसे पहले हमारे शिक्षकों को दक्ष बना दें, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और पढ़ाने के और तरीकों के मामले में भी उनसे बात करके शिक्षकों के साथ इंटरेक्शन का एक कार्यक्रम हो तो हमको पूरा आत्मविश्वास है कि हमारे यही शिक्षक जो हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चों तक अपनी भावना को ले जाएंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से समाज के प्रबुद्ध लोगों को। ठीक है, मैं पुनः आपकी बातचीत एक बच्ची से करवाता हूँ। वो बच्ची अपने एक्सप्रेशंस को रखेगी और वो पूरी बातों को रखेगी। अब बच्चे मेरा नाम मोनिका बास्की है। मेरा पिता का नाम अपना बास्की, मेरी मम्मी का नाम लक्ष्मीमुनि बास्की। मैं वर्ग 9 में पढ़ती हूँ, जो एकलव्य माध्यमिक विद्यालय सहराज गोविंदपुर छात्रावास में पढ़ती हूँ। मेरा सपना है मैं पढ़ लिख कर एक बैंक मैनेजर बनूं। और बताओ, और कुछ यहाँ के बारे में बताओ, कैसा लग रहा है, कितने दिनों से रहती हो? और कुछ जो कहना चाहती हो खुल के कहो। हम जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उस बातचीत का मकसद ये है देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे हैं। आप इस छात्रावास में कितने दिनों से रहते हैं? यहाँ कितने दिनों से रहते हैं? एक साल। अभी ये नए 1 साल भी नहीं हुआ है, नए एडमिशन ली है गत वर्ष। कोरोना के कारण बंद था तो अभी 1 महीना से ही ये छात्रावास में रह रही है। ठीक है, तो और कुछ बताना चाहो बच्चे? और कुछ बताओ जो अपने सपनों के बारे में, तो तुमने सपने देखे हैं। आ रही है। सुबह में कौन कौन खाना खाती हो सभी बताओ। मेरा नाम पूनम किस्कू है। मेरा गांव का नाम गोरगा है। मेरे पिता का नाम सुनील किस्कू है। मेरी माता का नाम लक्ष्मी सोरेन। मेरे पिता टीचर है और मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनूं। और यहाँ पे तो तभी ज्ञान से भी और बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलती है। यहाँ मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ 4 साल से पढ़ रही हूँ। मेरा तो पहले मन यहाँ नहीं लगता था, पर जब से मैं दादाजी को देखती हूँ तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले क्या खाती हो सुबह सुबह उठ करके? मैं दादाजी के बारे में बता दूं, दादाजी सैलन जी को लोग कहते हैं। यहाँ पे सभी लोग दादाजी सैलन जी को कहते हैं। जितने बच्चे हैं सब सैलन जी को दादाजी कहते हैं। जो बोलो। तो क्या सुबह सबसे पहले क्या खाती? यहाँ जो मिलता है वही खाते हैं। नहीं, उससे भी पहले उठ करके क्या खाती? उठ के बताए थे ना कि कितने तरह का खाना होता है। यहाँ बहुत तरह का खाना होता है। जैसे झाड़ू भी हम लोग लगाते हैं, वो भी एक तरह का भोजन होता है। फिर सुबह उठ के पढ़ते, वो भी एक भोजन ही होता है। दादाजी हमें बताए हैं बहुत तरह का भोजन होता है। ठीक है, मैंने शास्त्रों में है कि 10 प्रकार का भोजन है। इसी संदर्भ में ये लोग सुबह उठते उठते अपने ही झाड़ू लेकर के जो श्रमदान करते हैं, हम कहे कि तुम लोग का ये पहला भोजन है, उसी संदर्भ में। और ठीक है, और बच्ची कौन आ रही है? आ जाओ, खुल के देखो, कितना खुलने का बातचीत करने का मौका मिल रहा है एकदम। मेरा नाम प्रियंका कुमारी टुडू है। मेरा पिताजी का नाम विशेश्वर टुडू, मेरा माता का नाम सुखोदी टुडू। मैं वर्ग 10 में पढ़ती हूँ और मेरा पिताजी एक किसान है। जब मैं यहाँ 2 साल में पढ़ती हूँ, पहले दैनिक करती थी। बाद में यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अपना पापा से बोले कि हम यहीं रहेंगे। तो यहाँ आके 5-6 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने हुए हैं और यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हमको इतना अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा था, जब यहाँ आए तो बहुत अच्छा शिक्षा मिल रहा है। बाहर से भी आए हुए, बाहर से लोग आते हैं तो उससे भी शिक्षा मिल रहा है। यहाँ पर हमारे दादाजी हैं, वो भी हमारे साथ साथ कहानी सब बताते हैं और उससे भी हमें शिक्षा मिलती है। बस मैं इतनी। ठीक है, आ जाओ बच्चों, इधर से एक जन, जल्दी, देरी नहीं करो। डॉक्टर पाठक, इंटरेक्शन करने का मकसद ये है कि बच्चे कितने खुले हुए हैं, कितने तरह के कामों में अपने आप को लिप्त पाते हैं, अपने आप को कितने कामों में जोड़ के रखते हैं। और जो 10 तरह के भोजन की बात है उसके बारे में भी हम लोग फिर इनसे पूछेंगे।
लेकिन उसके पहले मैं इस बच्चे से बात करता हूँ। बचाओ बच्चे, अपने बारे में बताओ, अपने परिवार के बारे में बताओ, क्या बनना चाहते हो, स्कूल कैसा लगता है, 10 तरह के कौन से काम, 10 तरह के कौन सा भोजन है, बताओ। मेरा नाम विक्रम सोरेन है। मेरे पिताजी का नाम सिकंद सोरेन है। मेरे माताजी का नाम अनीता देवी है। और मेरा घर धनबाद जिले में है, बलियापुर प्रखंड। और मैं यहाँ बचपन से पढ़ रहा हूँ, 6 साल से। और 6 साल से जो अब तक का बदलाव है वो मैं बोलो जो समझ में आता है। वो मैं भाव से भी प्रकट नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बदलाव हुआ है। और मेरा सपना है मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, बस। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए डॉक्टर पाठक, ये बात लगातार खुल के आ रही है कि बच्चों के अंदर में क्या चल रहा है। हर बच्चा कुछ न कुछ इस दुनिया की रफ्तार के साथ जुड़ना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो ये जो ललक है, इस ललक को पूरा करने में, इस सोच को आगे बढ़ाने में हम लोग इनका कितना सहयोग कर सकते हैं। हम समाज के इनकी बातों को समाज तक पहुंचाएं और समाज के लोगों को इन तक पहुंचाएं, ताकि इनको सीखने में, इनको आगे बढ़ने में वो एक रास्ता बने। मैं और एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा। एक बच्चे और आ जाओ जो अपनी बातों को रखना चाहते हो, तुम आ जाओ। जी, मेरा नाम संदीप हेम्ब्रम है और मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र हेम्ब्रम और मेरे माताजी का नाम लिली सोरेन और मैं जामताड़ा जिला से बिलोंग करता हूँ। क्लास 9 में पढ़ता हूँ और यहाँ पिछले 5 ईयर्स से हूँ। और यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 5 ईयर्स से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी बदलाव हुआ। पहले खपरेल था, अभी बड़ा बड़े बिल्डिंग बन गए। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ जो सपना है उसके बारे में कुछ बताओ, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो जिंदगी में। और मेरी हॉबी है कि मैं एक फुटबॉलर बनूं। फुटबॉलर जी खेल, जी गांव का खेल जो है वो फुटबॉल ही माना जाता है। हॉकी और फुटबॉल को गांव का खेल हमेशा कहा गया और गांव से ही प्रतिभाएं निकली हैं। और भी जो बच्चे आगे आना चाहें, आ जाओ, एक जन आ जाओ। जी, मेरा नाम कुलदीप हेम्ब्रम। मेरे पिता का नाम बुद्धन मांझी, मेरे माता का नाम परमिला देवी। मैं धनबाद जिले से हूँ। मेरा गांव का नाम ललपनिया। जी, मैं यहाँ अपने जीजा जी के संपर्क से आया हूँ। मैं आपसे एक सुझाव मांगना चाहता हूँ कि शुरू जब मैं यहाँ पे आया, कि वैसे 3 महीने पहले, तो 2 महीने पहले मैं खूब पढ़ाई करता था, बहुत खूब। जैसे कि चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, सब याद करके रख लिए। तो वो शिक्षा जो पहले जैसी थी वैसे अब मुझ में नहीं रही। जिसके 2 महीने पहले अचानक से मेरा सर दर्द हुआ। फिर दोस्तों ने बोला तुम ज्यादा पढ़ाई करते हो इसलिए तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। तो वही मेरे दिल में कुछ ऐसा बैठ गया कि अभी भी पढ़ता हूँ तो मेरा दिल बोलता है ज्यादा मत पढ़ो, तुम्हारा सर दर्द करेगा। तो मैं इस सर दर्द को कैसे भगाऊं और ये पढ़ाई में फिर से दिल कैसे लगाऊं, ये मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर पाठक। हाँ देखो भाई, सर दर्द तुम्हारा पढ़ने से नहीं है। सर दर्द तुमको किसी ने समझा दिया कि पढ़ने से सर में दर्द इसलिए है, तो जी और पढ़ो। पहले जितना पढ़ते थे उससे ज्यादा पढ़ो, सर दर्द तुम्हारा अपने आप ही चला जाएगा। पहले ये दिमाग से निकाल, पढ़ने से सर दर्द नहीं होता है, पढ़ने से सर हल्का होता है, जानकारी बढ़ती है। पढ़ने से दिमाग का एक्सरसाइज होता है, दिमाग का एक्सरसाइज होता है तो दिमाग में, ब्रेन में मसल्स होते हैं। ये ब्रेन ऐसी चीज है जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। इसलिए पढ़ने से सर दर्द नहीं होता, ये बेकार की बात है, इसको दिमाग से निकालो। ठीक, और पहले जितना पढ़ते थे उससे ज्यादा पढ़ो। जी ठीक है। बस एक बड़ी बात अभी डॉक्टर पाठक जी ने कही हम लोग को
कि ब्रेन को जितना उपयोग करोगे उतना ही उसमें से नई नई बातें निकलेगी। भगवान ने, प्रकृति ने हम सबों के ब्रेन को ऐसा बनाया है कि जितना हम उपयोग करेंगे उसमें से उतनी नई नई जानकारियां, नई नई चीजें उत्पन्न होगी। इसीलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और अपने ब्रेन का उपयोग करना चाहिए। ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये संदेश उन्होंने हम लोग को आज दिया। ठीक, तो इस संदेश से हम लोग क्या सीखे? हम लोगों ने यही सीखा, पढ़ने से सरदर्द नहीं होता है। सरदर्द होता है तब भले ही पढ़ाई करने में दिक्कत होती हो, लेकिन पढ़ाई सरदर्द नहीं है। पढ़ाई को हमेशा अपना एक ताकत माननी चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। तो ये बनने के लिए जो हम लोग को जरूरत है वो ये जरूरत है कि हम लोग किसी भी तरीके से अपनी जो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है, उसके बाद हायर एजुकेशन है, उसके बाद उच्चतर शिक्षा है जिसको ग्रेजुएशन लेवल पे कह सकते हैं, उसके बाद उससे ऊपर की जो शिक्षा है जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, जो बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, है ना। आप लोग सब जानते हो ना इसके बारे में, इसके बारे में सब जानते हैं कि बीएड करना है और एमएड करना है। अब उधर पीछे से एक जन आ जाओ जो सबसे पीछे डूबा हुआ है, आ जाओ बच्चे, तुम आ जाओ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर पाठक, हम इस चर्चा को आपसे और करेंगे, पहले बच्चों के विचारों को आपके समक्ष रख दें, आपके विचारों को फिर बच्चों के समक्ष लाएंगे और कल इस वीडियो को दोबारा से बच्चों को हम लोग एक बड़े टीवी स्क्रीन पे तो हम दिखाएंगे। लोग अब क्लोज करेंगे ना 9:45 पूरा। मेरा नाम अक्षय कुमार है, मैं जामताड़ा जिला से हूँ। मैं यहाँ 3-4 महीने से हूँ। पिछले डेढ़ साल पहले एडमिशन किया हुआ, लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाए। मुझे यहाँ आते बहुत कुछ अच्छा नए सीख मिला, क्लासेस मिलकर अच्छा मिला। यहाँ के मुझे एक नया परिवार मिला। मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। क्या अच्छा करना चाहते हो? जैसे कि हमें आर्मी जाने का अच्छा है। मैं आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देश के लिए लड़ने की इच्छा है। ये प्रोफेशन चुनने का भी समय है। जब 9-10 में बच्चे आ जाते हैं तो प्रयास होता है कि बच्चे अपने रास्ते को पकड़ेंगे कि उनकी सोच किधर है। वो 11 में आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे और अपनी स्ट्रीम चुनते हैं। तो वो जो स्ट्रीम चुनते हैं उस समय वो डिसाइड करते हैं, सोचने लगते हैं। तो 9-10 के बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि हमको भविष्य में जाके क्या करना है। तो इधर से एक बच्ची उठ जाओ, जो बच्ची कहना चाहती हो अपने आप आ जाओ, आ जाओ। अगर नहीं आओगी तो ये लगेगा कि बच्ची लोग पढ़ती नहीं है यहाँ पे, जल्दी से आओ। तो बच्चे काफी मुखर हुए हैं। मुझे लगता है कि आपके संगत का असर डॉक्टर पाठक हुआ है अभी। नहीं, ये रिपीटेड होना पड़ेगा ना, मेरे एक बार में पिताजी नहीं। का नाम अभिलाष मरांडी है, वो एक पीडीएस डीलर है। मेरे गांव का नाम बागदुडी है। मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है। मैं वर्ग 9 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पिछले साल ही आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे मेरे अनुभव से इतना लगा कि यहाँ के अनुशासन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ समय पर होता है। जीवन में क्या बनना चाहते हो? मेरे पापा का सपना है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, इसीलिए मैं वही चाहती हूँ कि मेरे पापा का सपना ही पूरा हो, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, इस चर्चा को थोड़ा सा और हम आगे लेते हैं। इसके पहले स्कूल के टीचर है छात्रावास गणेश मुर्मू जी हैं। बच्चों के साथ क्या क्या समस्या है, उस समस्याओं को ये कैसे हल करते हैं, मैं गणेश मुर्मू जी से जोड़ता हूं और गणेश मुर्मू जी बताएंगे कि किस तरह से वो बच्चों को हैंडल करते हैं। क्योंकि जहां 200 बच्चे रहते हों, उस 200 बच्चों को हैंडल करना भी एक बड़ा कठिन जॉब है, आप तो जानते हैं और इन सारी चीजों को आप समझते हैं। डॉक्टर पाठक। प्रणाम पाठक सर। जी नमस्कार। मैं वर्तमान में तो छात्रावास प्रभारी हूँ। ये थोड़ा अपना बारे में भी मैं आपको बता दूं। पहले मैं यहाँ एक छात्र के रूप में ही आया था जब मैं 7 में पढ़ रहा था उस समय, और यहाँ रह करके यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है हाई स्कूल, वहाँ पढ़ाई की। यहीं रह करके ही पढ़ाई दूसरा जगह से की, वहाँ से मैट्रिक, और मैट्रिक के बाद यहाँ छात्रावास में ही रहा। रहते रहते यहाँ का कुछ दायित्व मिला। उस दायित्व को
निभाते हुए इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया और वर्तमान में मैं छात्रावास प्रभारी के रूप में। और जब मैट्रिक किया उसके बाद से ही मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए जब मॉर्निंग स्कूल होता था तो हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक तालाब है, उस समय लगभग 100 विद्यार्थी रहते थे छात्रावास में। अब भोर को 4:30 बजे उठ करके मैं डंडा एक हाथ में टॉर्च लेकर के बच्चों के साथ आगे आगे चलता था। तो उस समय जो कठिनाइयाँ थी वो कठिनाइयाँ अभी बहुत हल हो चुकी है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हो गई, परंतु बच्चों में जो उस समय से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो झिझक है और बोलने का, बाहर से बहुत से लोग आते हैं तो सोच जो है इनका कि हम ग्रामीण हैं और शहर से जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो तालमेल बातचीत का जो है वो नहीं हो पाता है, तो ये एक कमी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तराशने से हम इसमें हीरा ही पाएंगे। और इतना इन लोगों में खूबियाँ है कि इतना इन लोगों में माने तराशने से बहुत आगे तक इन लोग जा सकते हैं। जैसे अभी कुछ बोले कि डॉक्टर बनेंगे, बोले कि इंजीनियर बनेंगे, सपना बहुत है। और यहाँ से बहुत बच्चे पढ़ कर के निकले भी और कुछ जूनियर इंजीनियर भी बने हैं, और जैसे आर्मी में बोले वहाँ भी गए हैं, यहाँ से पढ़ कर के निकल के। ठीक जी, धन्यवाद। ठीक। मैं इस चर्चा को अंतिम चरण की ओर ले जाऊं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन डॉक्टर पाठक का शुरू करूं। उसके पहले मैं 2-3 बातें जो आज निकल के आई हैं कि ये जब स्कूल बना तो उसमें बहुत कठिनाइयां थी, बहुत परेशानियां थी, और उस परेशानियों से उभरते हुए आज ये स्कूल और ये पूरा क्षेत्र एक आने वाले भविष्य की बड़ी रूपरेखा नजर आ रही है, जिसमें मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के विचारों को इनको बीच में रखने से या इनको समझने आने से हम लोग इस बदलाव के साथी बनेंगे। इनके साथ ही साथ बच्चों के भविष्य, चूंकि कहा जाता है कि अपने देश की 70% आबादी गाँव में रहती है, और गाँव में रहने वाली ये 70% जो आबादी है, इस आबादी तक अगर शिक्षा की अलग प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची तो जो 100% शिक्षा का जो सपना है वो हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो मैं डॉक्टर पाठक की ओर ले जाता हूं, बच्चों के साथ जोड़ता हूं। डॉक्टर पाठक, जो आप विचार रखना चाहें आप इस पे रखेंगे। डॉक्टर पाठक। नहीं, हमने तो बच्चों को बता ही दिया कि देखिए, आपको ज्ञान अर्जित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना है, ये सबसे जरूरी है। और चूंकि आपके विद्यालय का नाम भी बड़ा अच्छा है, एकलव्य विद्यालय, तो आपको यही समझना है कि एकलव्य ने जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर भी शिक्षा अर्जित कर ली धनुर्विद्या की, वही जो प्रेरणा है वो आपके अंदर होनी चाहिए। सीखने की ललक आपको खुद से पैदा करनी होगी, और जो इंटरैक्शन होगा, जो उनसे आप जितना कुछ अर्जित कर सके वो अर्जित करें और अपने आप को विकसित करें। एक मनोवैज्ञानिक शोध तो नहीं है, लेकिन मान्यता है कि आम तौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का 10% इस्तेमाल कर पाता है, बाकी 90% इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके पास भटकाव के कई रास्ते हैं, तो उस भटकाव के चलते आप वो बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी बार भी कोशिश करेंगे आपकी क्षमता कुछ बढ़ेगी, और यही मंत्र है सफलता का। इसलिए आप
अपने समय का कुशल प्रबंधन कीजिए। आप कितना समय किस काम में लगाते हैं उसका ध्यान रखिए। आपके पास जो सबसे कीमती संसाधन है वो आपका समय है। बाकी सारे संसाधन फिर से आ सकते हैं, फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं। समय एकमात्र ऐसा संसाधन है जो एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका सबसे कीमती संसाधन समय है। इसका पूरा पूरा इस्तेमाल आपको करना है और भटकाव से बचना है, लक्ष्य अपना सामने रखना है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैंने कहा ना कि आप चूंकि 10% अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और 100% कर भी नहीं सकते, इसलिए जितनी बार भी आप प्रयास करेंगे आपको कुछ लाभ मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा रोज आप अपना समीक्षा करें कि आज मैंने कितना समय अब किस काम में दिया, कल कितना समय दूंगा, उसकी योजना बनाएं। और आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रगति रुक नहीं सकती। यही मेरा संदेश है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये संदेश बच्चों के लिए काफी है। आप इस कार्यक्रम में जुड़े और हम लोग इस कार्यक्रम की चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको व्यस्तता हो तो आप ठीक है ना, मैं और लोगों को जोड़ता हूँ और लोगों के साथ चर्चा शुरू करता हूँ। जी। थैंक यू डॉक्टर पाठक, हम लोग आपसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मैं महेंद्र जी के पास वापस आता हूँ। महेंद्र जी, जो अभी आज की चर्चा हुई है उस चर्चा को आप किस रूप में लेते हैं और कैसे हम लोग इसको आने वाले समय में इसका रूपरेखा जो बदला है पिछले 5 वर्षों में, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने बदलाव की एक अच्छी जो शुरुआत की है ग्रामीण क्षेत्रों में, और भी परिवर्तन के लिए आपसे मेरे इंटरेक्शंस होते रहते हैं। आप इसको कैसे कहेंगे और किस तरह से इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है, इस तरह के इंटरेक्शन से भविष्य में क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो छात्रों की जो प्रतिभा है वो प्रतिभा उनके भीतर है, इस बात से मैं इनकार नहीं करना होगा, पर वो प्रतिभा कहीं दबी छिपी है। समाज ने संसाधन इकट्ठे किए, मतलब समाज ने हार्डवेयर बना दिया। अब अच्छे सॉफ्टवेयर की जरूरत है और उस सॉफ्टवेयर के साथ इन बच्चों को तराशने की आवश्यकता है। मेरा शिक्षा के बारे में एक विशेष मत है, जो एकेडमिक ज्ञान है वो जरूरी है, परंतु भारत गांव का देश है, हमें रोजगार की परिभाषा बदली करनी होगी। रोजगार का मतलब नौकरी नहीं, सिर्फ नौकरी नहीं। भारत में पिछले आजादी के बाद से रोजगार को नौकरी से जोड़कर देखा जा रहा है और ये शायद हमारी भूल है। रोजगार बच्चों के भीतर हुनर पैदा करना है, उन्हें किसी न किसी क्षेत्र में पढ़ाई की डिग्री के अलावा और भी, हमारे यहाँ पहले लोहार होते थे, कुम्हार होते थे, बढ़ई होते थे, राजमिस्त्री होते थे, वो धीरे 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 नए लोग उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। क्या सारे लोग को डॉक्टर बनाया जाए? क्या सारे लोगों को इंजीनियर बनाया जाए? क्या सारे लोगों को आईएएस बनाया जाए? समाज की जो आवश्यकता है और जो हमारे पास श्रम शक्ति उपलब्ध है, उसका उपयोग समाज के भीतर, बच्चों के भीतर हुनर पैदा करना, उन्हें कृषि का, बहुत आश्चर्य होता है, गांव में बूढ़े और बच्चे बच्चे जवान शहर की ओर पलायन कर रहे हैं नौकरी की तलाश में। हमें शहर में जो युवक जा रहे हैं उन्हें वापस गांव में रोकना पड़ेगा। गांव में छोटे छोटे रोजगार, स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे
और जब हम गांव में छोटे बच्चों को ट्रेन करेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, तब जाकर उन्हें स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और एक ग्रामवासी अगर अपना रोजगार करता है तो वो 5 लोगों को साथ में लेकर के चल सकता है। तो देश में इस परिभाषा को बदली करने की आवश्यकता है और छात्रों के भीतर अपनी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हुए किसी न किसी हुनर से जुड़ने की आवश्यकता है। कृषि, बागवानी, बेंत का काम, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई के क्षेत्र में शिक्षा, ऐसे हजारों प्रकल्प हैं जिनमें हम बहुत छोटी सी मेहनत कर बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। और बच्चे अगर ट्रेंड हो गए तो वो नौकरी के पीछे दर दर भटकेंगे नहीं, अपना काम करेंगे। हमें एक पुलिया का काम करना है, उन्हें किस तरह के संसाधन की आवश्यकता है, कितना उन्हें वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है, किस तरह से वो अगर किसी सामान को बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाए, इस चीज के लिए एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर निर्माण हो सकता है तो फिर बिक्री की प्रॉब्लम होती है। अगर वो बिक्री कर सकते हैं तो निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन उनके पास नहीं है। तो हमें एक ब्रिज का काम करना पड़ेगा और उस ब्रिज के माध्यम से सभी बच्चों को शिक्षा देते हुए एक स्वरोजगार की शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको श्रम कराना पड़ेगा और सामाजिक संगठनों को, बुद्धिजीवियों को, संपन्न लोगों को एक पुलिया का काम कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा और उनके आर्थिक साधनों को पूरा करने में मदद करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मैं प्रसून हेम्ब्रम जी से आग्रह करूंगा, यहाँ के सचिव हैं स्कूल के, किन किन कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है, जो बदलाव आया है उससे क्या लाभ हुआ है और भविष्य में इस स्कूल को आप क्या बनता देखते हैं। प्रसून हेम्ब्रम जी। पाठक जी को जोहार और हमारे यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई शैलेंद्र जी, राजीव भैया एवं महेंद्र भैया। पिछले दिनों थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। शुरुआत के दौरान दिगंत परिवार के नेतृत्व में हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। धनबाद जिला साक्षरता वाहिनी गठित हुआ उस समय से काम कर रहे हैं, उससे पहले से भी। उस समय जिस समय शैलेंद्र जी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उस समय जस्ट हम मैट्रिक पास किए हुए थे। अभी वर्तमान में एमए करके इस संस्था के सचिव हैं। उस समय से ही हमारे जैसे 40-50 नवयुवकों को जेबी तुबित यहाँ के तत्कालीन डीडीसी थे, उनसे मिलवाए और उस समय ये दिमाग में भरा गया मानसिक रूप से कि सामाजिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को काम करना चाहिए। नौकरी तो सब करता है, तभी से यहाँ बहुत सारे अभी हमारे मित्र हैं, अभी नहीं हैं अभी शाम को, लेकिन हम लोगों ने शैलेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया, काम करा। और सबसे पहले अपना श्रमदान उसको मूल मंत्र माना और श्रमदान से हम लोगों ने यहाँ 5 कमरों का निर्माण किया। उसके साथ जंगल था जिसके कारण यहाँ लोग बच्चे नहीं दे रहे थे बच्चे, लेकिन हम लोगों ने 17 बच्चे से शुरू किया है और काफी कठिनाई से हम लोगों ने शुरू किया। कभी कभी उस समय हम लोग चावल इधर से उधर से गांव से ही मांग करके देते थे और उस तरह से कभी पानी गर्म है तो चावल नहीं है, चावल किसी के यहाँ से लाना है और शुरू करना है। लेकिन आज के समय में संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे कि सृजन शोध संस्थान के माध्यम से बड़े भाई महेंद्र जी जुड़े, राजीव जी जुड़े और भी साथी हमारे सृजन शोध संस्थान के अध्यक्ष नंदलाल जी जुड़े। उन्होंने इस परिसर को देखा कि यहाँ छात्रों के लिए हॉस्टल की आवश्यकता है। इन सभी ने इस विद्यालय के लिए एक सेतु का काम किए
और समाज के लोगों को जोड़ने के साथ ही यहाँ का जो पिछले दिनों जो फूस का बना हुआ था, आज के डेट में बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित हुआ। और रही बात प्रतिभाओं की बात है, बच्चों का प्रतिभा तो है बच्चों में। हम लोगों ने आपके धनबाद में जनता राजा के माध्यम से हमारे इस विद्यालय के बच्चे ने अपने प्रतिभा को पूरे धनबाद जिला के 42,000 लोगों को दिखाया। और उसके साथ ही यहाँ के जो बच्चे हैं 30 से 32 जूनियर इंजीनियर हैं और 20-25 वो बीटेक किए हुए हैं। उसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में हैं। उसके साथ ही हमारे इस विद्यालय के बच्चे अभी पिछले दिनों जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ है 4 से 5 बच्चे उसमें गए हैं। हाँ, हमारे उतना बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन हम जिस ढंग से इस ग्रामीण क्षेत्र में कठिन परिस्थिति ने हम लोगों ने काम किया, उस आधार पर हम लोगों ने इतने प्रतिभाओं को निकालने का जो प्रयास किया वो हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि है। तब हम लोग को भी, हमारे जैसे लोगों को एक उम्मीद होता है कि हम लोगों ने तुविद साहब शैलेंद्र जी के कहने पर हम लोगों ने समाज के लिए जो हम लोगों ने अपना समय दिया वो कार्य। उसके साथ ही इसमें हमारे बड़े भाई सृजन शोध संस्थान के महेंद्र जी ने हम लोग का स्थिति को 15 वर्ष पहले देखे, समझे और अपने शहर के लोगों के माध्यम से सेतु बनाने का जो काम किया और कर रहे हैं, उसके माध्यम से आज के डेट में यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। तो और हमको लगता है कि आगे इसी तरह से हम लोग जुड़ेंगे तो आगे भी और बेहतर किया जा सकता है। यही सब बातों को रखते हुए धन्यवाद। ठीक है, प्रसून हेम्ब्रम जी ने सारी बातें बताई कि कैसे यह विद्यालय बदलाव का रास्ता लिया, कैसे 5 कमरे और 17 छात्रों को लेकर के आज 500 छात्रों की भीड़, 500 छात्रों का समूह जो भविष्य का निर्माण करेगा, देश के भविष्य में अपना योगदान देगा। और इस दौर में जो बच्चे निकले उसमें से कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, कुछ अभी जेपीएससी निकाले हैं, कुछ सेना में गए। कहीं न कहीं ये स्कूल, ये विद्यालय उस भाव को प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिभाएं जगह देख के नहीं आती। प्रतिभाओं के लिए जो आवश्यक है वो यही आवश्यक है कि प्रतिभाओं को अपने आप को देखना चाहिए। और एक बात कही जाती है कि कभी भी स्कूल नहीं पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं। वो स्टूडेंट कहीं भी हो सकता है। मैं धनबाद में कई स्कूलों को देखता हूं जो सरकारी स्कूल, जिससे कई आईएएस निकले, और बड़े बड़े स्कूलों से कई बार कोई नहीं निकलता। वही वाली बात है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि बड़े स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती या जो गांव के स्कूल है उसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती या वहां होती है, ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसे ले कि हमेशा बच्चे पढ़ेंगे, अपनी प्रतिभा निकालेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि आज ये 1 घंटे के कार्यक्रम को मैं कल इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पे भी इसको देखेंगे तो आप लोग को महसूस होगा आप लोगों ने इससे क्या सीखा। उसके बाद मुझे फीडबैक देंगे, मुझे बताएंगे, इन्हीं लोग के माध्यम से मुझे सूचना मिलेगी। फिर हम लोग एक कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे जिससे कि और भी जो बातें हों, जो चर्चाएं हों, उसको हम लोग आगे लेके चल सके। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री शैलेंद्र जी का धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर प्रमोद पाठक जो अल्प समय में मेरे साथ जुड़े, स्कूल के प्रिंसिपल हेनूलाल हेम्ब्रम जी, साथ साथ मानस प्रसून जी जो सचिव हैं यहाँ के, महेंद्र अग्रवाल जी जिन्होंने इस बदलाव के रास्ते को बढ़ाया और एक अच्छा रास्ता बनाया, साथ ही साथ गणेश मुर्मू जी जो हॉस्टल में इन बच्चों की देखरेख में अपना योगदान देते हैं और बच्चों को जो संस्कार वाली शिक्षा है, संस्कार वाली शिक्षा से बच्चों के भविष्य को जो लाभ मिलने वाला है वो आने वाली पीढ़ियां भी इसको लाभ उठाएंगी। क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वो आपके जो बच्चे होंगे या आप जिनको घर में बताएंगे वो भी इसको सीखेंगे और भविष्य निर्माण, देश का निर्माण, भारत निर्माण इसी से होगा। और आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं सबों का पुनः धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। और जो लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं अल्प समय में, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं।